तो यस, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन ऑफ डेली 10 कदम, जिसमें हम 10 मिनट में यूपीएससी के द्वारा रीसेंट एग्जाम में पूछे गए कुछ हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ताकि सीधे एग्जामिनर के माइंडसेट को हम देख पाएँ और ये भी देख पाएँ कि उनके लिए क्या चीज़ जो है नज़रों में आजकल है, जहाँ से वो सवाल आगे पूछ सकते हैं। तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं इन सेशंस को प्रीलिम्स 2025 तक। आज का क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ। देखिए, इससे पहले मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल अज्यूम करते हैं अप टू 6 मंथ्स तक, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज विद इन 6 मंथ्स प्रेसिडेंट के लिए फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। नंबर वन, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट ना हो तो कौन बनेगा? ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट ना हो तो कौन बनेगा? ऑब्वियसली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो सीजीआई वाला और सीनियर मोस्ट जज वाला जो जो प्रोविज़न है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? नो। मैंने कल ही यही सवाल आपसे पूछा था और बहुत सारे लोगों ने ये जवाब नहीं दिया, इसका मे भी कन्फ्यूजन था। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? ये लिखा गया है जजेस, सॉरी, ये लिखा गया है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एक्ट। ये, हाँ ठीक है, 1969 में अलग से एक फंक्शन बना था, एक्ट बना था। उस एक्ट में ये प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो सवाल यहाँ से अच्छा ये बना सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एजम्पशन ऑफ द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट। समझ रहे हो? ऐसे करके अगर स्टेटमेंट बना दे तो वो गलत होगी। वाई? क्योंकि इट इज़ प्रोवाइडेड इन पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बेसिकली इलेक्ट कौन कर रहा है? क्या सिर्फ राज्यसभा के एमपी कर रहे हैं? क्या बोथ हाउसेज को एमपीज कर रहे हैं? क्या बोथ हाउसेज के सारे एमपी कर रहे हैं, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड? दूसरा, क्या बोथ हाउसेज के एमपीज प्लस अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के? ये तो इलॉजिकल है। ठीक है, इलॉजिकल है। एमएलसीज अगर इलेक्ट करने लग जाए और एमएलए को लेस प्रायोरिटी दी जाए तो मतलब कैसे बनेगा बात? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज ऑफ स्टेट एंड यूटीएस, नो, ये भी गलत है। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और लोकसभा को उसके उस रेजोल्यूशन को सिर्फ एग्री करना है। समझ रहे हो? ये भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है। अगली बात कि सेम जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। कल मैंने आपसे सवाल ये भी पूछा था कि वर्ड इम्पीचमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड इम्पीचमेंट किसके रिमूवल के लिए यूज किया गया है? क्या सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल के लिए? यस, इम्पीचमेंट वर्ड हैज़ बीन यूज्ड ओनली विद रिस्पेक्ट टू द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? बाकी जजेस वगैरह के लिए यही यूज किया जाता है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन देखिए, G20 से हर साल उनको अब क्वेश्चन पूछना है। इस साल भी पूछ लिया है कि G20 का चेयर 2025 में कौन है? चाइना है, ब्राज़ील है, रशिया है या साउथ अफ्रीका है? साउथ अफ्रीका है। 2023 में इंडिया था, 24 में ब्राज़ील आया, 25 में साउथ अफ्रीका आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, ये जो है ये किस इंस्टीट्यूशन के तहत बनाया गया है? आप मुझे एक और चीज़ बताएंगे, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसमें कितनी बड़ी, है ना, कुछ बिग कैट्स इसमें शामिल है, कितनी कैट्स इसमें शामिल है? और अगर आप बता सकें उन सारी कैट्स का नाम कमेंट सेक्शन में तो प्लीज़ आप पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। हाँ, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, हाँ, आप मुझे फिर ये भी बताएंगे कि G20 के करंट मेंबर्स कितने हैं? भाई बहुत ट्रिकी सवाल है ये, करंट मेंबर्स G20 के कितने हैं? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। बहुत ट्रिकी सवाल है ये, बहुत ट्रिकी सवाल है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन
106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है देखिए, ये 2024 के प्री में भी सवाल आया हुआ था इस एक्ट पे। ये पूछा गया है कि इसमें जो 1/3 सीट्स वुमेन के लिए पार्ल है ना, वुमेन के लिए लेजिस्लेचर्स में, स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज यूनियन लेजिस्लेचर में रिजर्व की गई है, ये कितने साल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। नंबर 1, ये 15 साल के लिए रिजर्वेशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब से लागू होगा? ये रिजर्वेशन लागू होगा व्हेन प्रेसिडेंट विल नोटिफाई फॉर दैट पर्पस। कब नोटिफाई करेंगे? आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस। अब वो जो नेक्स्ट सेंसस है वो अभी हुई नहीं है, तो पहले अब सेंसस आएगी, सेंसस के बाद नेक्स्ट डिलिमिटेशन आएगा, उस डिलिमिटेशन के बाद ये नोटिफाई किया जाएगा। समझ रहे हो? तो मोस्ट प्रोबेबली ये अज्यूम किया जा रहा है 2029 के बाद ही ये आने वाला है, अभी अगला इलेक्शन भी ऐसे ही आप लड़ते जाओ। नंबर 1 तो ये बात। नंबर 2, क्या ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए है, या जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है दोनों के लिए है? नहीं, ये सिर्फ लोअर हाउसेज में लगता है। इंटरेस्टिंगली इनफ, एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो भी लोअर हाउसेज के लिए ही है। ठीक है, राज्यसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं लगता है। ठीक है, वहाँ पे सीटें रिजर्व्ड नहीं होती है, वहाँ बस नॉमिनेटेड मेंबर्स है 12, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन सी वो फील्ड्स हैं जिन फील्ड्स से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है फॉर राज्यसभा, वो कौन कौन सी सीट फील्ड्स है। सिमिलरली गवर्नर भी एमएलसीज को नॉमिनेट कर सकता है इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें एक फील्ड एडिशनल है, बाकी फील्ड सेम है जैसी राज्यसभा की हो, साइंस, लिटरेचर, है ना, आर्ट, वो सब बिल्कुल सेम है ना। एक फील्ड जो है उसमें एडिशनल है। आप मुझे वो एक ग्राउंड, वो एक बैकग्राउंड, एक फील्ड मुझे वो, है ना, बताएंगे कि कौन सी वो एडिशनल फील्ड है कमेंट सेक्शन में। मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि, है ना, मुझे लगना चाहिए कि एंगेजिंग लोगों के साथ, ठीक है, ये सेशंस लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से, हाँ ठीक है, बोल बच्चन चल रहा है। अगली बात, मनी बिल के बारे में आप बताइए। मनी बिल passed by Lok Sabha shall be returned by Rajya Sabha within 14 days with its recommendations. दूसरा, कि लोक सभा shall agree to the recommendations of Rajya Sabha on money bill to consider it passed by both the houses of the parliament. अगला, फाइनेंस मिनिस्टर हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू पास मनी बिल। ये तो देखिए बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। दूसरी बात, आप फाइनेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट के अबव कैसे रख सकते हैं? एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, गुरु, मनी बिल अगर पास ना होना, मनी बिल एज वेल एज प्रेसिडेंट की जो स्पीच है उस पर जो वोट ऑफ थैंक्स है, अगर वो भी पास ना हो, ये दोनों अगर पास ना हो, तो माना जाता है कि गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट इट्स कॉन्फिडेंस, तो गवर्नमेंट फॉल कर जाती है। नंबर 1 बात आपको ये ध्यान में रखनी है। नंबर 2 बात ये ध्यान में रखनी है, यस, मनी बिल अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में भेजा गया, तो राज्यसभा में उस पर डिबेट तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को उसे पास करना पड़ता है। दूसरी बात, बजट में भी, बजट के पर्सपेक्टिव से भी ये बात ध्यान में रखें कि बजट में जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है उन पे राज्यसभा में डिबेट हो सकती है, यस, लेकिन राज्यसभा उसमें वोट नहीं कर सकता है। नंबर 2, है ना। अगली बात ये कि राज्यसभा को मनी बिल विद इन 14 डेज या तो उसे पास कर देना पड़ेगा या फिर अपनी रिकमेंडेशन 14 दिन के अंदर लोकसभा को देनी पड़ेगी, रिटर्न करना पड़ेगा बिल विद द रिकमेंडेशन। अगर नहीं किया विद इन 14 डेज तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा के पास ना करने के बावजूद मनी बिल पास हो गया। ठीक है। अगली बात, राज्यसभा में मान लो लोकसभा को ये वापस भेज दिया, तो लोकसभा की मर्जी है, या तो वो उस मनी बिल को वैसे ही पास करे या फिर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके पास करे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मनी बिल के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान में रखनी है कि मनी बिल में लोकसभा राज्यसभा के बीच में क्या क्या चीज़ें बन सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, स्टेटमेंट, ठीक है, वन ओनली बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हु कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है,
टू बी लेड बिफोर द बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सी वो अथॉरिटी है विच अथॉरिटी कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो यस, हमारा 10 मिनट, आई थिंक यस 10 मिनट इसमें पूरा हुआ। एंड आप डेली जुड़ सकते हैं इन सेशन से। और गाइस, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि PYQ के थ्रू ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च किया जाए, तो 2025 के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं civilspot.in पे जा करके, आप मेरा ये पूरा एकदम ऐसे ऑप्शन लेवल एनालिसिस के थ्रू हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा रिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। वेरियस सब्जेक्ट का थीम वाइज आप जा करके एनरोल इसमें कर सकते हैं। और या फिर जो है ना, इस तरीके से आप देखेंगे जैसे इंडियन इकोनॉमी के इतने सारे सेशंस हमने लिए। जियोग्राफी के अगर टॉपिक रिवाइज करने हैं तो भाई टॉपिक वाइज चीज़ों को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अपलोड इसमें डेली सेशंस अपलोड होते हैं, तो आप जा करके ज्वाइन ये कर सकते हैं। आजकल हम एनवायरनमेंट को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।